नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। और आज हम बातचीत करेंगे कलाकार और उनसे जुड़े हुए मुद्दों के बारे में। मेरे साथी गेस्ट आज जो जुड़े हुए हैं बहुत ही खास हैं। जगबीर राठी जी, राठी साहब को सब जानते हैं। राठी साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। तो राठी साहब, आप कलाकार भी हैं, फिल्मों में भी काम करते हैं, कवि भी हैं, आर्टिस्ट तो आप बड़े इंटरनेशनल लेवल के हो। लेकिन जो कलाकारों के मुद्दे हैं, नायाब सैनी सरकार जो है सभी को कुछ ना कुछ आजकल देने के मूड में है, क्योंकि मुश्किल से 100 दिन बचे हैं और 100 दिन में से रोज़ कम होते जा रहे हैं। तो क्या कलाकार किसी वर्ग में नहीं आते? कलाकारों की कोई बातचीत नहीं करता? ये वैसे बहुत ही सटीक और दुर्भाग्यपूर्ण आपने बात कही है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कहता हूँ कि कलाकारों की जो कौम है हमारी, हरियाणा में जितनी नेगलेक्ट की गई है जैसा किसी स्टेट में नहीं है। और हरियाणा के कलाकारों का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही सरे तरीके से उनको विफूल करके किया जा रहा है। आपकी चुनावी रैली हो तब इनको बुलाया जाता है, और सरकारी कोई कार्यक्रम है, योजनाओं का प्रस्तुतिकरण है, पहले तो ये काम पब्लिक रिलेशन कर दिया करता, आजकल तो ग्रुप के ग्रुप हायर किए जाते हैं। तो सरकार ने कला के वर्ग को हमेशा दोयम दर्जे का माना है। हरियाणा कला परिषद नाम की एक बॉडी काम करती है, लेकिन ऐसा लगता है उस बॉडी में ना आत्मा नहीं है। वो इतने साल से वो काम कर रही है, पिछले एक दशक से तो प्रभावी रूप से काम कर रही है। बड़े बड़े पदाधिकारी लगाए हुए हैं जो लाखों रुपए पे मानदेय भी पाते हैं। लेकिन अगर इनका टोटल इवेल्युएट किया जाए कि इन्होंने कलाकारों के लिए क्या किया, तो उसमें यही आएगा कि इस ग्रुप ने इतने प्रोग्राम किए, इसने ग्रुप ने इतने प्रोग्राम किए। वो प्रोग्राम कहाँ किए हैं? तो मैक्सिमम वो पॉलिटिकल रैलीज में या पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि तो इसको हरियाणा कला परिषद नहीं, इसको हरियाणा राजनीतिक कला परिषद कहा जाए, मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। हाँ, नहीं हमें नहीं पता। ऐसे तो कलाकारों को ओएसडी का पद भी दिया हुआ है, पद्मश्री भी दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, सरकार ने दे रखा है। अब उस चीज़ को हरियाणा राजनीतिक कला परिषद आप कह रहे हो, क्योंकि आप कलाकार हो, कलाकारों की हालत जानते हो। मुझे एक ईमानदारी से बताइए, हरियाणा में जो कलाकारों की क्या हालत है? हरियाणा में कलाकारों की हालत बेहद ही ख़राब है, बेहद ही। और हैरानी की बात यह है कि सरकार भी जब कोई बड़ा कार्यक्रम करती है, बाहर का कोई भी कलाकार आता है तो उनके लाखों रुपए सैंक्शनड होते हैं ऑलरेडी। हरियाणा के कलाकारों को अगर बुक किया जाता है तो उनके पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अच्छा। मैं आपको एक बड़ा अच्छा वाक़या बताता हूँ कि मैंने हरियाणा के इसी संबंध विभाग में एक बार मैंने मेल किया कि मैं इस तरह कलाकारों में एक नाटक करना चाहता हूँ, तो मेरी प्रार्थना है आपसे कि मेरे नाटक के शो करवाए जाएँ। जवाब में मेरे पास एक फार्म भेजा गया, आर्थिक सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र। फिर मैंने कहा जी मेरे को आर्थिक सहायता नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरे नाटक के शो आप हर शहर में करवाएं। और फिर आपका क्या पंजीकरण है? मेरा फिर यही सवाल था कि बाहर के जितने, क्योंकि मुझे याद है पंजाब के कई गायकों ने हरियाणा के इस विभाग के थ्रू गाया है और वो लाखों रुपये लेके चले गए। आप बाहर के कलाकारों को इतना जो वो देते हैं, हरियाणा कलाकारों का पंजीकरण कराते हैं और उनकी एक लिमिट फिक्स है। आप हरियाणा के ग्रुप को इनवाइट करेंगे तो सभी 10 या 20 सदस्यों के आपको बैंक अकाउंट देने पड़ते हैं उसका। हालांकि वो ये लॉजिक मानते हैं कि ताकि हर किसी को पैसा मिल जाए। डॉक्टर साहब, हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन ये है कि हरियाणा कलाकारों को अगर किसी तरह ले भी लिया जाए तो उनकी पेमेंट को काफ़ी लंबा टाइम से, हाँ, वो 6-6, 7-7 महीने तो नॉर्मल बात है। तो ये बड़ा संकट का काम है। जबकि जो मंचीय प्रोग्राम है उसमें जो भी म्यूजिशियंस हैं, जो भी साथी हैं, उनको इमीडिएट पैसा देना होता है। क्योंकि मैं अगर ग्रुप का लीडर हूँ तो मेरे जो साथी हैं दे आर नॉट बॉदर्ड फॉर भी मेरा पैसा आएगा। वो तो ये जानते हैं कि मैं आपके साथ काम करना है, वो वहाँ से पैसा मांगते हैं। और अगर ग्रुप लीडर उसको पैसा दे देता है और बाद में उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है तो वो उसको देने से मना कर देता है, कहता है ये तो सरकार ने हमें दिए, दिस इज एडिशनल ऑनरिंग। डॉक्टर साहब, आप तो खुद हरियाणा कला परिषद में रहे हो किसी टाइम में, तो जब आपके हाथ ये मौका आया, आप पर जिम्मेदारी है, तो क्या आपने कोई बदलाव करने की कोशिश? मैंने साल या 1.5 साल इस संस्था में काम किया है। तो मेरी पीड़ा यही थी कि जो कलाकार आज अपनी वृद्ध अवस्था के कारण, बड़ी अवस्था के कारण परफॉर्म करने में सक्षम नहीं है या बजाने में, गाने में सक्षम नहीं है, तो उनको सरकार आइडेंटिफाई करके उनको
एक अनुदान दें। तो उस समय की सरकार में मैंने उनकी पेंशन की व्यवस्था करवाई थी। मंथली उनको बुढ़ापा पेंशन के ऐड पार किया था। उस समय बुढ़ापा पेंशन थोड़ी थी तो उससे ज़्यादा नहीं किया, लेकिन बुढ़ापा पेंशन के साथ साथ एक पेंशन कलाकारों की ये भी जुड़वाई थी। लेकिन क्योंकि राजनीतिक हालात बदलते रहते हैं, सरकारें जाती है तो स्कीमें भी चली जाती हैं। उसके बाद जब नई सरकारों ने कला परिषद का गठन किया तो उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी। वो पिक एंड चूज़ था, भाई ये मेरी आइडियोलॉजी का कलाकार है तो इसको प्रोग्राम दूंगा, या ये मेरी सरकार के गीत गाएगा तो ही प्रोग्राम मिलेंगे। तो इस प्रकार आप हरियाणा के कलाकारों के लिए कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब आपको किस सरकार में मौका मिला था, थोड़ा सा अगर उस समय इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी और तभी इसका गठन हुआ था। तो उस समय मुझे इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम करने का मौका मिला था। उस समय इसमें ना बजट था ना कोई योजनाएं थी, तो कुछ योजनाबद्ध करके जो कुरुक्षेत्र वाला जो आप भवन देख रहे हैं ये उस समय प्रस्तावित हुआ था, तो ये अब बन के तैयार हो गया। तो कम साधनों में कोशिश की हमने भी कलाकारों को ज़्यादा दे सकें, लेकिन आज के दिन इसके लिए मैं कलाकारों को भी दोषी मानता हूँ कि आप अपने स्वाभिमान को कोष्ठ पे रख के आप अगर ये काम करते हैं तो फिर आपको 2 दर्जा मिलेगा ही। आपने अपनी कला में निखार नहीं किया। यहाँ ना 2-3 तरह के कलाकार हैं। एक तो हमारे लोक कलाकार हैं जो पुराने परंपरागत जो म्यूजिशियन उनमें पारंगत हैं। दूसरे आजकल जो रील्स आप देखते हैं, एक बैंड ये है, पूरा ग्रुप है, इसमें अलग अलग आर्टिस्ट, वो एक संख्या बहुत बड़ी है क्योंकि कंप्यूटर ने सबको गाना सिखा दिया है। उनकी कोई लिमिट नहीं है। उनके गानों को सरकार अपने मंचों पे कई बार तो ऐसे गीत बनते हैं कि उसको इजाज़त भी नहीं देती कि मंचों पे गाया जा सके। तो ये जो पुराने कलाकार हैं बेचारे, ज़्यादातर इनमें से ना ज़्यादा अवेयर या पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। इनको अपने अधिकारों का पता नहीं है। अधिकारों का पता भी है तो कहीं किसी के आगे आवाज़ उठाने लायक नहीं। तो इनका इस्तेमाल जो ऊपर बैठे जो संपर्क युक्त जो कलाकार हैं, मैं ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ, संपर्क युक्त कलाकार, वो इनका इस्तेमाल करते। तो डॉक्टर साहब आपको भी जब उस दौरान जब आपको जिम्मेदारी मिली तो झंडे वाली गाड़ी मिली होगी, तो स्वाद तो अपने, देखो इसको आप स्वाद कहें कुछ कहें, बट अगर वो लाल बत्ती वाली गाड़ी थी तो मैंने उसको कलाकारों के प्रति समर्पित किया। और मैं किसी भी सरकारी समारोह में उस गाड़ी में बैठ के नहीं गया, ना ही मैंने अपने पद की कोई ऐसी व्यवस्था दिखाई कि मैं इस पद पे हूँ और मैं एलिजिबल हूँ प्रथम पंक्ति में बैठने का। मैंने ऐसा कोई जेस्चर नहीं दिखाया। मेरा प्रयास उस छोटे से कार्यकाल में रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको पैटर्नाइज कर दें ताकि हरियाणा के कलाकारों को प्रथम श्रेणी में माना जाए। तो डॉक्टर साहब ऐसा क्यों नहीं है कि जो कलाकार सरकार के गीत गा सकता है, अपनी कला से पब्लिक को मोहित कर सकता है, तो वो सरकार का बैंड क्यों नहीं बजाता? अगर उनकी नहीं सुनी जाती है और लंबे समय से देखो कलाकारों की जो हालत है वो कला ही खत्म हो गई। जो सच्चा कलाकार है ना स्वाभिमानी बहुत होता है, ठीक है, तो वो अपनी उस कला में खुश है। उसने कोई नया गीत बनाया है, उसने कोई नई रचना बनाई है या एक नगाड़े में पारंगत है। वो जो उसके आसपास के जो ज्ञानी लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो उसकी कला को समझते हैं, उनकी प्रशंसा पाके खुश है। वो किसी का गीत गाने नहीं जाएगा। गीत गाने वो जाएगा जो कला की कश्ती में बैठकर इस राजनीति के सागर को पार करने का, जिसके हाथ में चप्पू आ जाता है, फिर वो चप्पू के सहारे अपनी इस कला की किस्ती में सहार होकर इस राजनीति के सागर में खूब एंजॉय करता है। मैं तो कह रहा हूँ सर्फिंग करता है वो, नाव भी नहीं चलता, सर्फिंग होती ना, पैरों पे रस्सी खींच के वो कलाकार सर्फिंग करते हैं इस पोजीशन की। तो विश्व दीपक त्रिखाजी जो हैं वो रोहतक से हैं, वो भी इस पद पर रहे हैं। कुछ कलाकारों के लिए कुछ उन्होंने थिएटर को एक नया रास्ता दिया, लेकिन यहाँ भी समस्या क्या हुई कि सिर्फ थिएटर ग्रुप को बुला के नाटक करवाना ही रंगमंच का उत्थान नहीं है। उन्होंने शो बहुत किए, बाहर के स्टेट्स के भी लोग आए, वहाँ ड्रामा करते रहे। लेकिन अच्छा ये होता कि उस कला परिषद के जरिए हरियाणा में रंगमंच खड़ा होता। अभी भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। हिसार में भी मनीष जोशी हैं, सभी में रवि मोहन हैं, रोहतक में विश्वदीप त्रिखा भी आजकल एक घर फूंक थिएटर चलाते हैं। हालांकि मैं इस शब्द से बड़ा ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कला को किसी का ना मोहताज नहीं होना चाहिए। कला एक ऐसी चीज़ है जो आपका स्वाभिमान है। और सेकेंड बात, आपको अगर कलाकार बनाया भगवान ने, तो वो रोजी रोटी के लिए नहीं आपको हुनर दिया, उसको सही इस्तेमाल करके सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए हुनर दिया। तो डॉक्टर साहब महीने में जो हरियाणा के कलाकारों के पास कितने दिन काम होता है और कितने दिन काम नहीं होता? जो सरकार के प्यारे हैं उनके पास तो रोज़ काम है, दिन रात काम। हाँ, दिन रात काम है। वो खुद करेंगे या एक छदम नाम से कोई ग्रुप बनाएंगे, उसको बुकिंग दिलाएंगे, परफॉर्म खुद करेंगे। हैरानी तो इस बात की है कि जिस कला परिषद में जिम्मेवार लोगों को बैठाया जाता है
या बैठाया गया है, आप उनके प्रोग्राम नोट करके देख लें, वो दूसरे को हायर करने के बाद खुद ही नाच रहे हैं, खुद ही गा बजा रहे हैं। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि दूसरे कलाकार उसे मौका नहीं मिल रहा, लेकिन जब आपको एक पद दिया जाता है, एक जिम्मेवारी दी जाती है, तो आपकी ड्यूटी बन जाती है कि मैं इस कम्युनिटी के लिए काम करूँ, लेकिन वो अपना ही चेहरा चमकाने पर लगे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, हरियाणा में तो सरकार बहुत कुछ कह रही है कि हमने फिल्म पॉलिसी लेके आए हैं। एज ए कलाकार, आप पुराने कलाकार हैं, तो आखिरकार हरियाणा की फिल्म पॉलिसी का कोई आपने विज्ञापन अखबार में देखा आज तक, या फिल्म पॉलिसी को इन्होंने आम लोगों तक कन्वे किया? 3-4 फिल्मों को उन्होंने कुछ पैसे क्या इसको पब्लिक डोमेन में खोला उन्होंने? जो लोग, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि जो संपर्क युक्त क्रिएटिव लोग हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं। 3-4 फिल्मों के नाम आए, इन्होंने कब पब्लिक डोमेन पे ये बात कही कि हम इस पॉलिसी के लिए पैसा देना चाहते हैं, आपके प्रस्ताव आमंत्रित हैं, अब आपने कोई फिल्म बनाई दे दो। ये तो जिसने चाहो जाना था अपनी जाकर बनवा लिया, ग्रांट मिल जाएगी, उसने ना मिली तो मिल जाएगी, असल तो मिल गई होगी। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि अगर आप वाकई गार्जियन है इस देश, इस हरियाणा प्रदेश के, गार्जियन की ड्यूटी है कि ही शुड बी ओपन टू ऑल। आप पब्लिक डोमेन पे बताओ ना, अभी फिल्में आमंत्रित है, बनाई हो तो बताओ, नहीं बनाई तो बनाना चाह रहे तो बताओ। ये फिल्म पॉलिसी तो ऐसी एक कुलड़ी में गुड़ फोड़ रहा है, इन्हें पता नहीं लग रहा कित फुटा, किसने खाया, किसका क्या है ये बात। तो डॉक्टर साहब, आप क्या अपने फिल्म पॉलिसी के बारे में मतलब कुछ जान है कि आपको समझ में आई है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आया, और ऐसा बताते हैं कि हरियाणा एक लंबे चौड़े फार्म है इसके, भाई आपको पहले परमिशन लेनी होगी, फिर आपकी स्टोरी अप्रूव होगी, फिर 10% मिलेगा, फिर फिल्म की क्रिएटिविटी इन सब बातों में नहीं चलती। वी आर नॉट मेकिंग द डॉक्यूमेंट्री ऑफ गवर्नमेंट फिल्म। आप जब आर्टिस्टिक काम करते हैं तो एक फ्री होता है, उसमें एक लिबर्टी चाहिए आपको। आप ग्रांट देते हैं, अच्छी बात है, नहीं भी देंगे, फिल्म मेकर इज़ नॉट मीट फॉर दैट। हाँ, जो लोग इनके संपर्क युक्त हैं, मैं फिर से बार बार ये सब इस्तेमाल कर रहा हूँ, संपर्क युक्त लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है पैसे फोड़ने का। तो डॉक्टर साहब, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि मुख्यमंत्री लेवल के पर्सनैलिटी के साथ बहुत सारे कलाकार खड़े होकर के उनका धन्यवाद कर रहे हैं। पिछले दिनों ऐसा देखा भी गया है कि उनको बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो ठीक है, लेकिन कलाकारों के लिए क्या क्या, ये बताइए। कलाकार की दिक्कत पता है क्या है? मैं आपको बताता हूँ। मैं बतौर कलाकार मंच पे हूँ, हमारे सत्ता का शीर्ष या उससे छोटे मंत्री या अधिकारी एक बार कलाकार को कहते भाई बहुत अच्छा, मिलना भैया एक बार आके, कलाकार को लगता है सब कुछ मिल गया, और वो मिलना एक बार आके तो कुछ लोग तो नहीं मिलते हैं, कुछ लोग इस प्रशंसा से सेटिस्फाई होते हैं। मैं गुड़गांव की गोल्डन जुबली के एक प्रोग्राम में था, हरियाणा के एक वरिष्ठ कलाकार ने जब मुख्यमंत्री जी आए तो मुख्यमंत्री जी कलाकारों को बधाई दे रहे थे, तो उन्होंने अपनी पगड़ी उतार के मुख्यमंत्री जी के चरणों में समर्पित की, जबकि कलाकार सरस्वती पुत्र होता है। तो उसका उनको नाम भी मिल गया? मुझे नहीं पता, मैं नाम नहीं जानता उसका, लेकिन बताते हैं ऐसा। जैसे आपने बताया, हम भी इतना तो जानते ही हैं। खैर डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे ये बताइए, कलाकारों को तो विदेश भी बुलाया जा रहा है और बड़ा मान सम्मान, हम तो फेसबुक से पता लगता है। ये बड़ा संकट है, विदेश बुलाया जाता है पंजाब के कलाकारों को, उनके ग्रुप की टिकटें बुक होती हैं। तो हरियाणा वाले भी डंका बजा रहे हैं। सुनो, मैं बता रहा हूँ डंका कैसे बज रहा है। वहाँ पंजाब के कलाकार जाते हैं तो उनकी बाकायदा एक डेडिकेटेड ऑडियंस है, वो वहाँ होते हैं, उनकी टिकटें भी बिकती हैं, वो जब जाते हैं तो अच्छे होटल्स में रुकते हैं, उनको एक स्टार ट्रीटमेंट मिलता है। हरियाणा के कलाकारों को ये कहा जाता है भाई पैसे तो देंगे नहीं, और कई बार तो टिकट भी करे खुद लेकर आ जाओ, लेकिन उनके लिए विदेश जाना बहुत बड़ी बात है। तो पूरा मान सम्मान मिलता है कलाकार अगर जाता है, या कहीं किसी एक छोटे से? क्या मान सम्मान से आपका क्या मतलब है? मेरा मान सम्मान है कि एयरपोर्ट पे गुलदस्ता लिए 4-5 व्यक्ति खड़े हों। हाँ, मिल जाते हैं, उनको मिल जाते हैं, फिर वो अपने घर लेके जाते हैं, गाड़ी लेके आए, अपने घर लेके जाते हैं, उनको अलग से एक मेहमान होते हैं, उनको एक बाकायदा बढ़िया सा बाथरूम अटैच और सारे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो किसी के घर में मेहमान होते हैं और वो आपका मेजबान। होटल में कहीं बढ़िया उसका 5 स्टार होटल में उनका। देखो, मैं तो 2 बार गया हूँ। एक बार मेरे को आशीष ने यूके भेजा था, बट वो कवि सम्मेलन थे। एक बार मैं गया था यूएसए, तो हमें तो ये सम्मान मिला था, लेकिन मेरे को दूसरे ऑफर आते हैं, वो यही कहते हैं कि आपका टिकट हम दे देंगे और बाकी वीज़ा की फ़ीस भी आपको भरनी है, एयरपोर्ट तक भी आपको खुद आना, वहाँ आपको लेने आ जाएंगे, आपका सामान रख के घर ले जाएंगे आपको। वहाँ आप एक तो फीस मिलती है परफॉर्म करने की? मेन बात तो कलाकार की तो फीस, उसको हम फीस नहीं कह सकते जी, वो फीस नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम हरियाणा फिल्म पॉलिसी की बात करते हैं कि जो अध्यक्ष हैं मीता वशिष्ठ हैं, काफ़ी सीनियर कलाकार हैं, उन्होंने काफ़ी फिल्मों में भी काम किया है, कई टीवी सीरियल में भी काम किया है, काफ़ी पुरानी कलाकार हैं।
तो क्या वो कलाकारों से संपर्क में रहती हैं, मिलती हैं, उनसे समय देती हैं? मीता वशिष्ठ तो फिल्म अभिनेत्री है ना, फिल्में करती है। जी। वो शायद मुंबई में रहती हैं या दिल्ली रहती है। हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ वो क्या अध्यक्ष हैं, तो क्या मतलब क्या कलाकारों से रास्ता है उनका? नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि आप इतने सीनियर कलाकार हो सकता है आपकी, तो कई बार दिन में भी। एक बार ना जो प्रदीप होते थे ना राइटर, जो सरकार करती क्या है कि जो एक अच्छे प्रोफाइल वाले लोग हैं, प्रदीप को जब सम्मान मिला था ना, शायद कोई बड़ा पद्मश्री मिला था या पद्म विभूषण, तो वो बिल्कुल उस पर चेयर पे थे, ना चल सकते। उन्होंने ये कहा था भाई अब क्या फ़ायदा है जब मैं अपने पैरों से सम्मान ले। तो सरकार की पॉलिसी रहती है कि एक बड़ा नाम सा वहाँ बैठा देते हैं। सतीश कौशिक जी हरियाणा के थे, उनके मन में हरियाणवी सिनेमा के लिए पीड़ा भी थी। अब वो भगवान के पास हैं और वहाँ से भी उनकी पीड़ा कहीं ना कहीं व्यक्त होती रहती है हरियाणा में। वो जहाँ भी हैं हरियाणा के कलाकारों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति को आप इसका अध्यक्ष बना रहे हैं जिसने ना कभी हरियाणा के कलाकारों से संपर्क किया है, ना ही कोई ठोस पॉलिसी के बारे में बात की है। तो ठीक है, मैं फिर से वही शब्द इस्तेमाल करूंगा, संपर्क कलाकारों के लिए संपर्क का अध्यक्ष है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से चीज़ें जा रही हैं, आपको लगता है कि कला और कलाकार दोनों ही लुप्त हो जाएंगे हरियाणा से? नहीं, लुप्त नहीं होंगे, ये लुप्त नहीं हो सकते। कलाकार तो दूब होती ना, घास, उसकी तरह होता है। कांग्रेस घास? नो, मैं दूब की बात कर रहा हूँ, अपनी देसी दूब। हाँ। सूख जाएगी, थोड़ी बहुत नमी मिली, फिर हरी हो जाएगी। फिर अब कोरोना में क्या हुआ, सभी आर्टिस्ट हमारे बहुत क्राइसिस में थे। किसने आगे, जो लोग सरकार से सम्मान प्राप्त लोग हैं, पद प्राप्त लोग हैं, आगे आए? वो कोई आगे नहीं आया। यहीं लोकल कलाकारों ने राशन वगैरह इकट्ठे किए, रोहतक में कुछ लोगों ने किए, जिनका थोड़ा बहुत सामर्थ्य था उन्हें पैसा भी दिया। लेकिन कलाकारों को मुख्य धारा में कभी माना ही नहीं गया। मेन विषय ये है कि कब इनके लिए पॉलिसी आएगी, कब इनको। अब यहाँ पीछे प्रदर्शन हुआ था रोहतक में, 10,000 रुपये महीना के भत्ते की मांग कर रहे थे। हरियाणा में मैक्सिमम मिला के, मैक्सिमम बता रहा हूँ, 3-4 हज़ार कलाकार होंगे जो वास्तव में, मैं इसकी संख्या और ज़्यादा बता रहा हूँ कि हर शहर में 10-20, हर जिले में 10 या 20 कलाकार होंगे। तो ये 1000 हो सकते हैं जिनको बाकी कलाकार मान। तो क्या सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि उन कलाकारों को संरक्षण दे सके? है पैसे, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है, क्योंकि वो इनको मानती। उनको शर्म रैली में गाना गाया, 10,000 रुपये लिए, चल भाई तो अपना काम कर। इसके लिए कलाकार भी दोषी है। या मैं हो सकता है ये सोचता हूँ भाई, कई बार भूखा पेट जो होता है वो समझौते कर लेते हैं। तो जब आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो सोचा चलो 10,000 का गाना गाया हो, लेकिन सरकार उसके बारे में सोचती नहीं। तो डॉक्टर साहब, अब इलेक्शन नज़दीक हैं, सरकार सबको कुछ ना कुछ देने के मोड में है, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ अखबार के पन्नों में कलाकारों के तो जिक्र भी नहीं है। क्या कलाकारों की कोई मांग ही नहीं है? मांगते भी नहीं है? कौन मांगे? संगठित नहीं है ना। नहीं, लेकिन जो कलाकारों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं अच्छे ओहदों पर, जिनके कनेक्शन है सीएम के या सुपर सीएम के रूम तक, तो वो इसमें खुश हैं कि हमारे रूम तक संपर्क है, बस। वो वहाँ कलाकारों की समस्या लेकर कौन जाए? अगर कोई अच्छे पद पे बैठा हुआ आदमी जिसे सरकार ने एक खैरात दी हुई, भाई आप यहाँ बैठो, आपको बनाया जाता है, वो किसी की समस्या लेके जाएगा तो एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, तीसरे दिन उसको भगा देंगे वहाँ से। इसलिए थोड़ी देर को बनाया था, क्योंकि सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है। आप बढ़ाओ तो बजट में कोई स्थानांतर होगा। कला परिषद के पास बजट दे दिया, आर्ट एंड कल्चर को बजट दे दिया, उसमें स्थापना क्या हुई? आपने प्रोग्राम करा लिया, उसके बाद भूल गए। मेरे को प्रोग्राम दिया, एक लमसम अमाउंट 6 महीने बाद रिलीज हुई। आपके अधिकारी ऐसे ऐसे नियम बनाते हैं कि जो सच्चा कलाकार है या जो गुणी कलाकार है आपके नियमों पर खरा आपके पास जाएगा नहीं, और क्यों फार्म भरेगा? एक आदमी को 30-40 साल काम करके आर्ट एंड कल्चर को फार्म भर के ये बताना पड़ रहा है कि मैं कलाकार हूँ, तो इससे बड़ी शर्म की क्या बात है? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कलाकारों के बारे में हमने बातचीत की, तो क्या कलाकारों के अंदर वाकई में ताकत नहीं? हमने तो ये सुना था कलाकार चाहें तो सरकार बना दे और चाहें तो बिगाड़ दे, हटा दे। यहाँ उस लेवल के कलाकार है ही नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो कलाकार असली कलाकार होगा ना, जो गुण होंगे, वो खैरात मांगता ही नहीं। पंडित लक्ष्मीचंद ने कौन सी सरकारी सहायता मांगी? पंडित मांगेराम ने कौन सी सरकारी सहायता मांगी? धनपत सांगी कौन सी सरकारी सहायता? वो जनता के दिलों में राज करते हैं। हमारे रागनी कंपटीशन वाले हैं, कितने आए और कितने चले गए, सरकार ने संभाले गए नहीं, वो सरकार पास गए क्योंकि लाखों लोगों का प्यार उनके पास था। और कलाकार की ये भूख होती है। नहीं, 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी और मोदी की सरकार आने वाली थी, तो
कवियों ने एक ऐसा माहौल बना दिया था, नेशनल लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ, और उसका बहुत, अगर छोटी चीज़ होती तो वो इतनी बड़ी दिखती थी। वो पार्टी की एक नीति है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो ऐसे साधनों का इस्तेमाल करती है। कांग्रेस पार्टी नहीं करती। कांग्रेस पार्टी को लगता है भी ये जो गाने गा के या कवि सम्मेलन करके आप नैरेटिव नहीं बना सकते। लेकिन ये बात सच्ची है, मोदी जी के आने से पहले रात रात भर जाग कर कवि, मैं तो कवि सम्मेलनों का प्रतिभागी रहा हूँ जी। हजारों लोगों खड़े होकर तालियां बजवाई इस आदमी के नाम पे। बिल्कुल अंदर से करंट तोड़ जाता है जब हरिओम पवार जैसे बड़े कलाकार, वो प्रोफेशनल्स हैं, वो जानते हैं कि आज ज़रूरत क्या है, उनकी कविताएं उस हिसाब से। नहीं, लेकिन वो माहौल तो बनाया ना उन्होंने। बनाया माहौल, लेकिन इच्छा शक्ति थी ना उनकी। उनको ऊपर से पैटिंग थी, हाँ भाई करो शाबाश करो। हरियाणा में कौन किसको शाबाशी देता है? जो करता है शाबाशी लेने कुछ और लोग जाते हैं। तो कलाकारों की कीमत ना सरकार समझती ना विपक्ष। खुद कलाकार अपनी कीमत नहीं समझ रहे, विपक्ष सरकार क्या समझेगी? अच्छा, अभी हरियाणा में कलाकारों को कितनी पेंशन मिलती है? कोई पेंशन नहीं मिलती। किसने कहा पेंशन मिलती? कुछ नहीं मिलता। मुझे नहीं लगता, मैं तो आज तक कोई मिला नहीं। एक शायद मामन खान जी को कुछ मिला करता, वो भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं है जिसमें पेंशन मिलती हो। अगर हो तो मुझे भी बताना, हो सकता है मेरा ज्ञान कम। किसी तरह की कोई आर्थिक मदद नहीं, किसी तरह का कोई सर, जब वो कंसिडरेशन में नहीं है, उस वर्ग को मानते ही नहीं, उनको तो भीड़ इकट्ठी करने का तब आजा वो गाना बजाना मानते हैं, नथिंग। तो और जो लोग चतुर हैं वो गाएं बजाएंगे नेताओं के आगे, फिर वो प्रोग्राम के बाद अपनी हाजिरी भर के कोई पद ले जाते हैं। ये चातरा है। तो हरियाणा में ना समाज से सम्मान मिल रहा है, ना सरकार से सम्मान मिल रहा है। देखो, कलाकार की असली जो दौलत होती है वो तो जनता का प्यार, ठीक है। और जो लोग सरकार से सहायता प्राप्त करके अपने संपर्कों से कुछ ले जाते हैं, तो जनता उनको ज़्यादा लाइक भी नहीं करती, सीधी सी बात है। लेकिन क्या है कि वो साधन संपन्न हो जाते हैं तो कलाकार उनके दरवाजे बैठे रहते हैं, भाई मुझे प्रोग्राम दे दो, मुझे प्रोग्राम दे दो। उसमें भी वो पिक एंड चूज करते हैं, फिर उनके कमीशन भी तय होते हैं। मैंने ऐसे सुना है, भाई मैं तेरा 50,000 का प्रोग्राम दे दूँगा, इसमें 20 मेरे। अच्छा, कोई अवार्ड भी दिया जाता है कलाकारों के नाम पे, डेडिकेट कर दिया जाता है, उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, किस विचारधारा का है, ये तो फलाना है जी, इसको हटा दो, ये हमारे विचारधारा का, इसको दे दो। है काफ़ी प्रोग्राम पुरस्कार। तो उसके लिए क्या कोई मापदंड तो होता होगा, सिर्फ एक विचारधारा किस तरह की? देखो, मैं इस बारे में कोई नियम नहीं है, और सच बात तो ये है कि बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, कुछ लोग अच्छे लोग रह जाते हैं, और जो सच्चा कलाकार होता है ना वो इस दौड़ में शामिल होगा ही नहीं। मैं तो इस बात पे भी आपत्ति करता हूँ भी कि आपने कोई पुरस्कार देना तो उसके लिए आवेदन क्या मांगने हैं? अगर मैंने 30-40 साल काम किया तो वो तो लोगों को पता होना चाहिए। सरकार की ड्यूटी है उसको एनालाइज करे, उसको एक्सप्लोर करे, भाई कौन सा आदमी कहाँ काम कर रहा है, तब सम्मानित करें, उसका फ़ायदा है। तो बॉलीवुड में नाम कमा चुके यशपाल शर्मा सरीखे जो कलाकार हैं, वो भी हरियाणा में कुछ करना चाहते थे। एक बहुत बड़ी फिल्म भी उन्होंने बनाई दादा लक्ष्मी चंद के ऊपर, शायद वो इतना अच्छा नहीं कर सकी, लेकिन उनका जो अटैम्प्ट था वो जबरदस्त था। और उस आदमी का बस चलता तो हर घर का दरवाज़ा नॉक करके अपनी फिल्म दिखाता। उसके अंदर इतनी एनर्जी थी इस बात को लेकर, इतनी फायर थी। उनकी एक फिल्म को एक अनुदान घोषित हुआ है शायद 2 करोड़ रुपए, लेकिन अनुदान, बट सरकार ने कहाँ उनके लिए सिनेमा हॉल अरेंज किए? कहाँ है सिनेमा हॉल? कोई पॉलिसी है नहीं। हमारे PVRs हैं, उनको कहाँ रिस्ट्रिक्ट करती है? सरकार रिस्ट्रिक्ट करे कि हरियाणवी फिल्म आएगी तो उस हर PVR को, हर जितने भी स्क्रीन हैं, हफ्ते में 3 दिन हरियाणवी फिल्म चलानी पड़ेगी। महाराष्ट्र में क्यों नहीं जाते? महाराष्ट्र को देखो आप, मराठी फिल्मों को अगर कोई इग्नोर करता है तो वो लोग आंदोलन करते हैं। अच्छा, कुछ हमारे बड़े कलाकार भी हैं बॉलीवुड में, रणदीप हुड्डा, जयदीप अहलावत, आप मानते हैं कि हरियाणा मतलब उनका कुछ कंट्रीब्यूशन है, योगदान है? वो एक दौड़ है, वो भागते जा रहे हैं। जब वो स्ट्रगल के दिनों में थे, हरियाणा ने कौन सा जाके उनको सपोर्ट किया? ये कंसेप्ट ही अलग है। आप रणदीप हुड्डा, जयदीप अहलावत या और मोहित भी थे, ये जब बॉम्बे जाते हैं तो हरियाणा से कौन सी ग्रांट जाती है? भाई हमारे 3 बालक बॉम्बे स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों बच्चे हरियाणा के जो कई बार भूखे भी सोते हैं, तो हरियाणा कौन सा उनको क्या दे रहा है? एक बार राज कपूर आया था, भजनलाल थे शायद मुख्यमंत्री, तो उनको पहचाना, चौधरी बंसीलाल थे, उनको पहचाना। उन्होंने कहा जी आप, बोले जी मैं राज कपूर हूँ। ऐसे सुनते हैं, मुझे सच्चाई पता नहीं। आप क्या करते हो? तो कहते हैं फिल्म होता है। तो चौधरी साहब ने कहा जी मैं तो फिल्में देखता नहीं। दिस इज़ द सेम थिंग। मैं कह रहा हूँ कि अगर बॉम्बे में किसी सफल कलाकार से हरियाणा उम्मीद करता है तो वो मूर्खता है, क्योंकि उसके संघर्ष के दिनों में हरियाणा ने कोई आइडेंटिफाइड सपोर्ट नहीं की उसकी।
क्यों क्यों जयदीप अलावत सोचेगा? जब वो वहाँ स्ट्रगल कर रहा था तो कौन सा हरियाणा ने सपोर्ट दे दी, भाई तू यहाँ रह रहा है, तेरा मकान का किराया हम देंगे। डॉक्टर साहब या क्यों रखो आप, या अपनी जो ये कई बार ना लालटेन जोश ज़्यादा आ जाता है, मैं सोचता हूँ कई बार ना बातों से जड़ जाए तो, लेकिन ये जड़ेगी नहीं, मुझे पता है। मतलब ये कलाकार की हालत और इसकी हालत एक का है। ये किसी फायर से जल जाए, लेकिन ये हर बार ना लुढ़क जाती है, ये दिया इसका अलग हो जाता है। तो वो फायर, वो सोच नहीं है, कलाकार को खुद जागना पड़ेगा। तो इसमें अगर लो जलानी है, हाँ, अगर रोशनी चाहिए तो खुद जलना पड़ेगा इसकी तरह। तो डॉक्टर साहब आपसे कलाकार, फिल्म पॉलिसी, कलाकारों का योगदान, बहुत सारी हमने बातचीत की और आपने हमें एनलाइटन किया, जी, समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।